हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सभी का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब नेट हिंदी मीडियम के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो कि प्योर एनसीईआरटी है उसमें जूलॉजी का एक चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 एनसीईआरटी रहेगा, क्योंकि इसमें हम केवल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 लेक्चर में हम कॉकरोच एंड पार्ट 3 लेक्चर में फ्रॉग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा चैप्टर 7 है, जूलॉजी का है, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? एक कोश की प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, जब कोई एक अकेला मनुष्य किसी कार्य को स्टार्ट कर रहा है, जैसे दुकान को, तो वो ग्राहक को स्वयं देखेगा, ग्राहक से पैसे लेगा, उसको लेना है कि नहीं समझाएगा। पर जब बहुत सारे ग्राहक आने लगेंगे तो वो और सारे मेंबरों को अपने में ऐड करेगा और सबका काम अलग अलग डिवाइड कर देगा। वो तो एक कोशिका या एक जो अंग है, कोशिकांग है, वो एक विशेष कार्य को करेगा। परंतु जब हमारे पास केवल ग्राहक अकेला है, एक ही कोशिका है, तो अपने समस्त कार्यों को स्वयं अकेले ही कर रही है। इसलिए अगर हमारे पास एक कोशिका है तो उसमें पाचन, श्वसन, जनन सारी क्रियाएं होंगी, परंतु वह अकेली एक कोशिका करेगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड हम देखते हैं, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं द्वारा व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती है। यही हमने समझा। ऊपर एक कोशिका थी, परंतु जैसे हमारा शरीर है तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जटिल कोशिकाओं का शरीर होता है, ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं। तो हमारे जो कोशिकांग है वो अपने कार्यों को अलग अलग डिवाइड कर लेती है। जैसे पाचन के लिए अलग अंग हो गया, श्वसन के लिए अलग अंग हो गया, जनन के लिए अलग अंग हो गया, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अंग हो गया। जैसे दुकानदार ने और ज़्यादा लोगों को रख लिया है अलग अलग कार्यों को करने के लिए, उसी प्रकार अब कोशिकाएं बहुकोशिकाओं में परिवर्तित हो गई तो अपने कार्यों को अलग अलग, याद रखना, श्रम के विभाजन के आधार पर बांटती है। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वो सारी कोशिकाएं जब एक विशेष कार्य को मिल करके करती हैं, विशिष्ट कार्यों को करती हैं, तो उन्हें ऊतक कहते हैं। सेकेंड हम प्राणी ऊतक की बात करते हैं। तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जैसा हम कार्य करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी संरचना हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है कि संरचना उनके कार्यों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित में से 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं और इनके कार्यों के आधार पर इनके कार्य जो संरचना पर निर्भर कर रही है, उस संरचना के आधार पर इनको बांटा गया है। इसलिए संरचना के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक हो गए। अब हम देखते हैं प्राणी ऊतक की उपस्थिति व कार्य के अनुसार उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक।
इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको भी देख लेते हैं। तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से हुई है। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है और तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति भी एक्टोडर्म से हुई है। मतलब है क्या ये डर्म? ये लेयर्स हैं। मेसोडर्म बाह्य जनिस्तर, मध्य जनिस्तर, अंतः जनिस्तर। ब्लास्टोसिस्ट पढ़ेंगे जब आगे, तभी हम उसमें देखेंगे कि उनमें 3 परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति मध्यजन, बाह्यजन, अंतःजन से हुई है। इस तरह से संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक की उत्पत्ति मध्यजन स्तर से हुई है और तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति जो है वो हमारी बाह्यजन स्तर से हुई है। कार्य देख लेते हैं। तो हम पहले उपकला ऊतक का कार्य देखते हैं कि इनका कार्य सुरक्षा में, स्त्रावण में, अवशोषण में, उत्सर्जन में और प्रजनन में होता है। ठीक है। सेकेंड, संयोजी ऊतक का कार्य जोड़ना, सहारा देना, संग्रह करना, सुरक्षा और पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन। और हम गमन वाले पेशी ऊतक की बात करें तो इसमें किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो हमने पेशी ऊतक के बारे में, इनके कार्य क्या होते हैं देखते हैं। तो ये शारीरिक अंगों का संचलन यानी गमन में सहायक होती है। हम आते जाते हैं, कुछ काम करते हैं तो पेशियाँ हमारी उसमें सहायता करती हैं। तंत्रिका ऊतक की बात कर लेते हैं। तो ये ऊतक तंत्रिका आवेगों द्वारा समन्वय तथा एकीकरण का काम करती है। आवेग क्या है? ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र में आवेग बन रहा है उसको संचारित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में तंत्रिका आवेगों को संचरण करती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार पूरा यहाँ से लेकर के ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। हमने देखा कि एक कोश की जो जीव है उनमें समस्त क्रियाएं एक कोशिका द्वारा श्वसन, जनन, उत्सर्जन आदि सभी होती हैं। बहुकोशिकीय में कोशिकाओं के लिए हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, इन सब के लिए अलग अलग अंग होता है। ठीक है। और कोशिकाएं जब मिल करके एक विशिष्ट कार्यों को करती हैं, इनकी उत्पत्ति और कार्य समान होती है, उसे हम ऊतक कह देते हैं। अब प्राणी ऊतक के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी संरचना कार्य के अनुसार बदलती है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति देख लिया, कार्य देख लिया और प्रकार भी जान लिया। ठीक है। ये इनकी उत्पत्ति है, ये इनके कार्य हैं, ये उनकी उत्पत्ति है और ये इनके प्रकार हैं। अब हम उपकला ऊतक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उपकला ऊतक को समझते हैं। तो उपकला ऊतक को समानता उपकला कहते हैं। इंग्लिश में इसको एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल भी बोलते हैं। इसी तरह हिंदी में इसको उपकला ऊतक या उपकला भी कहते हैं। ठीक है। हम ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है। इस ऊतक में क्या होता है, एक मुक्त स्तर, एक बाहरी हमारे शरीर, ये अगर कोई जीव है तो इसके शरीर का बाहरी एक क्या है, स्तर है, एक स्तर है जो इसको चारों ओर बाहर है। अगर ध्यान से देखिए तो ये इसके चारों ओर यहाँ से लेकर के ऐसे 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 करके एक पूरा स्तर बना हुआ है। ठीक है। उपकला का अच्छा अर्थ क्या है? उपकला जो हमारी शरीर को घेरे हुए एक आवरण प्रदान करता है। उप यानी आवरण, कला यानी शरीर को एक आवरण दे रहा है, ये मुक्त स्तर होता है लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है एक ओर यह देह तरल की और एक ओर ये बाह्य वातावरण के संपर्क में होता है। ठीक है। अगर किसी मनुष्य का कोई शरीर है, ये कुछ हमने शरीर बना दिया, तो
ये तो एक बाहर की ओर है जो हमें वातावरण से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और इस शरीर के अंदर की ओर भी एक आवरण होता है जो क्या करता है, जो हमें अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम आशय की बात करते हैं तो हमेशा के अंदर एक आवरण हो गया और एक बाहर हो गया। जैसे स्किन है ना, स्किन हमें बाहर से, त्वचा हमारी बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, ये हमारी उपकला हो गई। और इसी तरह हमारे अंदर से भी एक आवरण होता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार देह का आवरण अथवा अस्तर का क्या करती है, निर्माण करती है, और कोशिका अंतःकोशिकीय अधात्री यानी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है। अगर हम समझे कि इनका कहने का मतलब क्या है, अंतःकोशिकीय अधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है, इसका हम अर्थ भी निकाल सकते हैं बहुत सारे। जैसे जब कोशिकाएं एक दूसरे से ऐसे ऐसे दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है तो इनके बीच में बहुत कम सा रिक्त स्थान होता है, इसलिए इनमें जो है ये यहाँ बहुत कम स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं कि उपकला ऊतक एक असंवहनी ऊतक है, क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। परंतु बात करें तो इनमें तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। उपकला ऊतक में क्या होता है, तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, और उपकला ऊतक की संरचना कैसे होती है तो कुछ हम समझ लेते हैं। जैसे ये ऐसे हमने बना दिया। कुछ इस प्रकार की उपकला ऊतक की संरचनाएं होती हैं। देख सकते हैं ये बाहरी, जैसे हमने जो बाह्य आवरण होता है तो ये बाहरी आवरण हो गया, और इसके नीचे जो ये बनी है ये हमारी आधारी झिल्ली है। आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की ओर यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारी संयोजी ऊतक उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। तो ये जो नीचे की झिल्ली है इसी के अंदर से एक सपोर्ट मिलता है जिसे आंतरिक देह आवरण बोलते हैं, अंदर की मजबूती मिलती है। ठीक है, तो उपकला ऊतक जो है वो कहाँ स्थित होता है, ये हमारी आधारी झिल्ली के ऊपर स्थित होता है, परंतु इसको सपोर्ट कौन देता है, सहारा कौन देता है, इसको संयोजी ऊतक सहारा देती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और आप ये एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। दिस इज़ द सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस नीट एंड 11th क्लास। ठीक है, आप दोनों क्लास के लिए देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं बिना किसी बात के। उपकला ऊतक के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, एक हमारा है सरल और एक हमारा है संयुक्त। दो प्रकार के हैं। सरल उपकला एक स्तर का बना होता है, इसलिए इसको सरल उपकला कहते हैं, और यह देह गुहा, बॉडी कैविटी, वाहिनियाँ, डक्ट्स और नलिका ट्यूब्स की अस्तर का कार्य करता है। वही जैसे हम पढ़ चुके उपकला क्या बनाती है, अस्तर बनाते हैं। अस्तर नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे किसी कपड़े को सिलाते हैं वो बहुत पतला होता है तो उसमें अस्तर लगा देते हैं उसकी मजबूती के लिए। इसी तरह यह जो हमारे पास उपकला ऊतक है ये अपने ऊपर बहुत सारी लाइनिंग्स बना लेती है जो इसको क्या करता है, सपोर्ट देता है। संयुक्त की बात करें तो ये 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो है रक्षा होती है। सरल उपकला के बारे में एक चीज़ नीचे दी हुई है कि सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है, जो कि हमने ऊपर देख लिया। आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उपकला ऊतक एक बार रिवाइज करवा दूँ कि ये एक ही उपकला ऊतक जो है, उपकला ऊतक को समानता उपकला कहते हैं, एक स्तर की बनी होती है। ये देह सतह की ओर यानी अंदर की ओर और देह आवरण वातावरण की ओर होती है। अंतःकोशिकीय अदार्थ इसमें मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी कोशिकाएं इतनी मजबूत, इतनी
सॉलिड होती है, सॉलिड तरीके से बैंड होती है कि इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती इसलिए आसन वहनी होती है और इनमें तंत्रिकाएँ उपस्थित होती हैं। उपकला ऊतक क्या करती है? उपकला ऊतक के आधारी झिल्ली के ऊपर उपस्थित होती है और इसको संयोजी ऊतक सपोर्ट करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और दो प्रकार की होती है, एक सरल उपकला, एक संयुक्त उपकला। सरल एक ही स्तर की बनी हुई होती है, इसमें दी गुहा वाहिनी नलिकाओं का स्तरण बनाती है और संयुक्त सुरक्षा देती है। अब आगे आते हैं, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को कितने 3 प्रकार में बांटा गया है। एक सल्की स्क्वैमस, एक घनाकार क्यूबॉइड एंड एक स्तंभाकार कॉलमनर। ठीक है, 3 प्रकार की हो गई। संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? चपटी, सॉरी, ये हमारे पास है चपटी कोशिका जिसको सल्की उपकला कहते हैं। ये घनाकार है, क्यूबॉइड शेप जो होती है। ये स्तंभाकार है और ये भी स्तंभाकार है। अभी मैं समझाऊंगी कैसे दोनों स्तंभाकार है। ये स्तंभाकार, इसमें कोई सूक्ष्म अंकुर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, पर यहाँ पे देखिए आपको सूक्ष्म अंकुर दिख रहा है ना, छोटे छोटे से, इसलिए इसको पचमाभी स्तंभाकार कहते हैं। नीचे देख लीजिए लिखा भी हुआ है, ये पचमाभी स्तंभाकार होती है। ये हमारी सल्की हो गई जो चपटी सी होती है, ये हमारी घनाकार हो गई। इसको हम नीचे और अच्छे से समझते हैं पढ़ करके, ठीक है। चपटी उपकला ऊतक, चपटीली उपकला ऊतक, सॉरी, सल्की को चपटी उपकला भी बोलते हैं, सल्की भी बोलते हैं। सल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतली स्तर से क्या होती है? बनी होती है, पतले स्तर से बनी होती है और इसके किनारे अनियमित होते हैं और यह रक्त वाहिकाओं की भित्ति फेफड़ों के वायु कोश में पाई जाती है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? मैं समझा रही हूँ। सल्की उपकला चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनी हुई है ना चपटी कोशिकाओं के स्तर से। हाँ बिल्कुल इसी तरीके पतले स्तर से बनी होती है। ये कैसी होती है? मैंने देखो हाईलाइट भी कर दिया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है देखना, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनियमित होती है। इसके किनारे अगर आप देखेंगे तो ये नियमित नहीं होती, ये अनियमित होती है, कुछ लहरदार सी ऐसे ऐसे दिखाई देती है, इसलिए इसको टेसलेटेड भी कहते हैं, टेसलेटेड। ठीक है, इनकी जो रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है, फेफड़ों के वायुकोश एयर सैक में पाई जाती है। इसका कार्य विसरण करना है, निस्यंदन नहीं निकला नहीं, ये डिफ्यूज़न और फिल्टर दोनों का काम करती है। विसरण का काम करती है और निस्यंदन यानी कि क्या करती है? फिल्टर करती है, जैसे हमारे ब्लड को। ठीक है, आगे समझते हैं। समझ में आ गई होगी सल्की उपकला। अब घनाकार देखते हैं। जो घनाकार उपकला है यह एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बनी है। ठीक है, ये वृक्क को जैसे नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में पाई जाती है। ठीक है, नलिकाकार भागों में पाई जाती है। और क्या है? ये ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य स्त्रावर अवशोषण हो जाता है। ये वृक्क को समीपस्थ संवलित नलिका और कहाँ पाई जाती है? और सूक्ष्म नलिकाओं में पाई जाती है, जिसे सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। और कार्य सुरक्षा, उत्सर्जन, गैस विनिमय में होता है। सिलमिक द्रव का स्त्रावण करती है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ दी घनाकार कोशिका का, बट मैं समझा रही हूँ। घनाकार उपकला देखें तो यहाँ पे बनी हुई है, क्या दिख रहा है आपको? ये कुछ क्यूब के आकार की दिख रही है। हाँ, ये क्यूब के आकार की होती है।
नीचे भी यही लिखा है कि एक स्त्री घन जैसी होती है, और क्या है कि वृक्क के नेफ्रॉन के जो हम आगे जा कर के डीसीटी पीसीटी भाग देखेंगे, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका, वहाँ पे ये पाई जाती है। और क्या लिखा है, वही देखिए लिखा भी है समीपस्थ संवलित नलिका। सूक्ष्म नलिकाओं की उपकला में सूक्ष्म अंकुर होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार से पाई जाती है। एक तो सरल घनाकार हो गई, एक ब्रश बॉर्डर वाली हो गई। ब्रश बॉर्डर यानी इसमें छोटे छोटे से कुछ इस प्रकार से क्या निकले होते हैं, पश्चिमाभ नहीं, ब्रशेस जैसी संरचनाएं निकली होती है। इसे कुछ हिंदी में कहते हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ, सूक्ष्म अंकुर ये लिखा है, माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रश वाली संरचनाएं होती हैं, ये नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी में पाई जाती है। और जो सामान्यता होती है सरल घनाकार, वो पाई जाती है हमारे अग्नाशय और योनि, गुदनाल, ऐसी जगहों में पाई जाती है। इनका कार्य सुरक्षा प्रदान करना है, उत्सर्जन, गैस विनिमय और स्त्रावण का होता है। समझ में आ गया होगा। स्तंभाकार की बात करें तो अब हम स्तंभाकार के बारे में समझ लेते हैं। स्तंभाकार मैंने जैसे बताया 2 प्रकार से, एक ये वाली स्तंभाकार और एक यहाँ पे पाई जाने वाली ये वाली स्तंभाकार। ये सरल स्तंभाकार, ये पश्चिमाभी स्तंभाकार। मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है और केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में स्थित होता है। इसको समझते हैं। ये स्तंभाकार है ना, तो इस स्तंभाकार की कोशिकाएं आपको कुछ लंबी लंबी कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, बाकी की अपेक्षा। हाँ, दिख रही हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि आधारी भाग में केंद्रक उपस्थित है। तो इसका जो ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पे केंद्रक उपस्थित है। आप देखिए, ये है, ये है, ये है, ये कुछ इसके किनारे किनारे नीचे निचली सतहों में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आधारी भाग में इसके केंद्रक पाए जा रहे हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी की, मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये इसकी बात कर रही है। ये पश्चिमाभी है, सॉरी सुनिए ध्यान से। सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविलाई वाला स्तंभाकार अलग है और ये पश्चिमाभी वाला स्तंभाकार अलग है। तो सूक्ष्म अंकुर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, उपकला है, ऊतक है। ये सूक्ष्म अंकुर यहाँ पे पाए जाते हैं। सूक्ष्म अंकुर अमाशय आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। ये वाली जो है अमाशय आंतरिक सतहों में पाई जाती है। फिर और क्या लिखा है कि यह अवशोषण में सहायता करती है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पश्चिमाभ पाई जाती है, ये देखिए मुक्त सतह पर पश्चिमाभ पाए जाते हैं, तो इसे पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इसे पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला कहते हैं। सरल कणों को या श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाने का कार्य करती है। इसके ऊपर ये जो संरचना बनी है, ये कणों को एक विशिष्ट दिशा में ले जाने का कार्य करती है। यह मुख्यतः श्वसनिका, डिंबवाहिनी और खोखले अंगों की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। श्वसनिका, डिंबवाहिनी, खोखले अंगों की भीतरी सतह। अब इन चारों चीज़ों का एक बार रिकैप माइंड में दे देती हूँ। सेल की उपकला क्या होती हैं? पतली चपटी कोशिकाओं की बनी होती हैं। एक स्तरीय संरचनाएं हैं। इनकी बाह्य सतह अनियमित होती है और ये रक्त वाहिनियों में, फेफड़ों के वायुकोश में
पाई जाती है। इसका कार्य विसरण या निस्यंदन का होता है। ठीक है। घनाकार घनाकार घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका केंद्रक मध्य में स्थित होता है। ये दो प्रकार से होती है, एक सरल घनाकार, एक सूक्ष्म अंकुर वाला घनाकार। सूक्ष्म अंकुर वाला घनाकार हमारे वृक्काणुओं के पीसीटी डीसीटी भाग में पाई जाती है, और जो सरल है वो योनि गुदानाल ऐसी जगहों में पाई जाती है। स्तंभाकार की बात करें तो ये लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं। इनका केंद्रक आधारी भाग में उपस्थित होता है। ये दो प्रकार से होती है, एक पश्चिमाभी, एक सूक्ष्म अंकुर वाली। सूक्ष्म अंकुर की बात करें तो ये हमारे आमाशय आंत में पाई जाती है और आंतरिक स्तर में पाई जाती है वाली। और पश्चिमाभी की बात करें तो ये श्वसनिका डिंबवाहिनी और खोखले अंगों की सतह में पाई जाती है, जो एक विशिष्ट दिशा में ले जाने का कार्य करती है। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब संयुक्त उपकला ऊतक की बात करते हैं। एक से ज़्यादा कोशिकाएं जब स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है तो उसे बहुस्तरीय संरचनाएं बन जाती हैं, उसे उस संयुक्त उपकला कहते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर है, दिख रहा है, कई स्तरों में बनी हुई है। ये संयुक्त उपकला है। ठीक है। या त्वचा की शुष्क सतह या मुख गुहा के नम सतहों पर पाई जाती है। ग्रसनी, लार ग्रंथि, अग्नाशयी वाहिनियों के भीतरी स्तर को ढकती है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिवर्णों से सुरक्षा प्रदान करना है, और ये अवशोषण स्त्रावण की सीमित भूमिका निभाती है। ठीक है। संयुक्त उपकला क्या समझे? बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती है, बहुत सारी स्तरों में व्यवस्थित होती है। ये पाई कहाँ जाती है? शुष्क सतहों में, मुख गुहा में, लार ग्रंथि में, अग्नाशयी स्तर में बनाती है। मुख्य कार्य है रासायनिक यांत्रिक सहयोग देना। स्त्रावण अवशोषण में सीमित भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। अगर आपने मेरा चैप्टर जो मैंने क्लास डाली थी उसको देखा होगा तो उसमें बहुत ही डिटेल में नोट्स को कवर अप की हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हूँ। वो पढ़ के अगर ये पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो वैसे भी समझ में आएगी। ठीक है। अब देखते हैं कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं। स्त्रावण की विशेषताएं होती हैं। स्त्रावण की विशेषता लिखा है, परंतु ये घनाकार घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाएं क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित होकर के एक ऐसी उपकला को बनाती है जिसे ग्रंथिल कहते हैं, ग्लैंडुलर बोलते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियल बोलते हैं। ठीक है। ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं, जो घनाकार स्तंभाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर के बनाती हैं। इनको भी दो भागों में वर्गित किया गया है, दो समूहों में वर्गित किया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक कोश की ग्रंथि, बहुकोश की ग्रंथि। एक कोश की जो ग्रंथियां हैं वो पृथक ग्रंथि कोशिकाओं का बनी होती हैं। ये आहार नाल की कलश कोशिकाओं में बनी होती हैं। ये बहुत छोटे शब्दों में बचा दिया है एनसीईआरटी ने, पर अगर आप नोट्स देखते हो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। एक कोश की ग्रंथियों में आहार नाल में पाई जाती है, बट ये ओल्ड सिलेबस में था, ये अब नीट में नहीं आएगा। बहुकोशिकीय की बात करें तो जो कोशिकाओं के पुंज जैसे लार ग्रंथियों का बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। स्रावी कोशिका के निष्कासन के आधार पर ये दो प्रकार में, दो समूहों में, दो भागों में विभाजित की गई है। कौन कौन सी है? पहली है बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन एंड अंतःस्रावी एंडोक्राइन। अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दो प्रकार की है। ठीक है। बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां ये क्या करती है? श्लेष्म, कर्ण, मुंह,
तेल, दुग्ध स्राव, आमाशय एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से क्या करती है, निर्मुक्त करती है, निकालती है। इस ग्रंथि में एक नलिका पाई जाती है जिसके द्वारा सभी कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए है तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई और श्वेत ग्रंथि हो गई, पसीने की ग्रंथि हो गई। बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियों में। अंतःस्रावी की बात करें तो ये नलिका विहीन होती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, इसका उत्पाद हार्मोन है। ये सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ये ग्रंथि उपस्थित होती है। क्लियर नहीं है पर मैं बता रही हूँ, वही है, उपस्थित होती है, जैसे थायराइड और पिट्यूटरी में। ठीक है, पिट्यूटरी। अंतःस्रावी ग्रंथियों और बाह्यस्रावी ग्रंथि समझ में आ गई। बाह्यस्रावी क्या है, सरल शब्दों में समझे तो इनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये बाहर क्या करती है, निकालने का काम करती है। दुग्ध ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि और बहुत सारी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर मैं बात करूँ तो ये हार्मोन का निष्कासन करती है। ये हार्मोन का निष्कासन करती है, बहुत सारे हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, नॉर एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, बहुत सारी अलग अलग ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलती है उसको ये सीधे जा कर के ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में फैलता है, क्योंकि इसमें नलिका ही नहीं है ना। जबकि बाह्यस्रावी में नलिकाएं हैं, इसलिए नलिकाओं के माध्यम से ये दूसरी जगहों पर निकालने का काम करती है, परंतु अंतःस्रावी में कोई नलिका नहीं है, इसलिए हार्मोन को ब्लड में ही छोड़ देती है और ब्लड जहाँ जहाँ जाता है हार्मोन को ले जाता है। ठीक है, ये एक कोश की ग्रंथि है, ये बहुकोश की ग्रंथि है। ठीक है, ये एक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये एक कोश की ग्रंथि है और ये लिखा है ये बहुकोश की ग्रंथि है। हमें ये नीचे जो दिया है इसको नहीं पढ़ना। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या समझते हैं कि प्राणी ऊतक में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करती है। अब हमारे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें उपस्थित हैं, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट भी तो होगी किसी न किसी माध्यम से। वही बस बताया गया है कि इसमें संधियों के बारे में। ये उपकला ऊतक 3 प्रकार की संधियाँ होती है: दृढ़, आसंजी, अंतराली। दृढ़ टाइट जंक्शन, असंजी एरियोलर, अंतराली गैप जंक्शन। ठीक है, दृढ़ क्या होती है, ये यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा गलत दे देती है, तो मैं बताती हूँ कहाँ पे है, आप लोग सही कर लीजिएगा। दृढ़ संधि कोशिका या ऊतकों को बाहर निकलने से क्या करती है, रोकती है। ये बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, अब हम असंजी संधि के बारे में देखते हैं। दृढ़ संधि जो ऊतक को बाहर निकलने से रोकती है। असंजी संधि के बारे में क्या है कि ये कोशिका द्रव को जोड़ती है। इसको मैं आपको खुद से बता दे रही हूँ, इसमें मिस प्रिंट है, आपको मैं जो बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। असंजी संधि जो होती है ये हमारी 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। कोशिका द्रव्य को नहीं, कोशिका को जोड़ने का काम करती है। और जो अंतराली संधि है ये हमारे कोशिका द्रवों को, इनके मध्य में जो है द्रव है इनको जोड़ने का काम करती है, तथा छोटे अणुओं का या कुछ बड़े अणुओं को स्थानांतरित करती है। यहाँ पे सही लिखा है, आयनों तथा छोटे अणु एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करती है। वे संलयन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को क्या करती है, जोड़ती है। ये यहाँ पे कोशिका द्रव्य नहीं है,
कोशिका सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि असंजी संधि केवल कोशिकाओं को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है, सॉरी। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक पर आपको समझ में आई थिंक सही से बहुत अच्छे से आ रहा हो। असंजी संधि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत रूप में फैला होता है, और ये बड़ी मात्रा में फैले होने के कारण ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ जोड़ने का कार्य करता है और अवलंबन भी प्रदान करता है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर के विशेष प्रकार की ऊतक क्या होते हैं? विशेष प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं, जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक, रक्त। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का एक तंतु का बनी होती हैं। ठीक है, इसे कोलेजन इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता, लचीलापन प्रदान करती है। ये कोशिकाएं रूपांतरित होकर के पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिका के तुरंत तंतु के बीच जमा होकर आधात्री का कार्य करती है। मैं समझा दे रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिए। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में सबसे अधिक फैला हुआ पाया जाने वाला ऊतक है। इससे ज़्यादा ऐसा कोई भी ऊतक नहीं है जो हमारे शरीर में फैला हुआ होता है। ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ ऊतक है। ये हमारे शरीर को सहारा देता है, पदार्थों को आपस में जोड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायता करता है। और यह क्या होता है कि छोटे से लेकर के कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक तक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक तक पाए जाते हैं, जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय, रक्त। ये सब जो ऊतक है, रक्त एक ऐसा ऊतक है जिसमें ना ही कोलेजन प्रोटीन और ना ही इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन मजबूत होता है और इलास्टिन लचीला होता है। कोलेजन मजबूत, शक्तिशाली, प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, बंडलों में पाया जाता है, जबकि इलास्टिन लचीले होते हैं, किसी चीज़ को दबाकर जब छोड़ देते हैं वो अपनी प्रारंभिक मूल अवस्था में आ जाता है। उस प्रकार से इलास्टिन उपस्थित होता है। और जो कोशिकाएं हैं वो रूपांतरित होकर के पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं। इनकी अधात्री में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और ये तंतुओं के बीच जमा होकर के अधात्री का कार्य करती हैं। अब आगे देख लेते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार, जो कि 3 प्रकार से हैं। एक, लचीले संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सघन संयोजी ऊतक, टेंस कनेक्टिव टिश्यू। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके। लचीली संयोजी ऊतक कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतलर आधात्री में शिथिलता से जुड़े होते हैं। समझ लीजिए, लचीले संयोजी ऊतक जो हैं वो कोशिका में तंतु एक दूसरे से अर्धतलर आधारी पदार्थ से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या है? लचीले हैं क्योंकि इनमें आधात्री बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और तंतु कुछ मात्रा में। ये पूरी जगह हमारी आधात्री उपस्थित है। और अगर मैं तंतु की बात करूं तो ये कहीं कहीं 1-2 पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ढीले रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, अगर मैं लचीले संयोजी ऊतक की बात करूं तो 2 प्रकार से, एक एरियोलर टिश्यू, एरियोलर ऊतक, एक वसा ऊतक। आपको बता दूं, जब मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि उपकला ऊतक संयोजी ऊतक से सपोर्ट लेती है, तो वो कौन सा संयोजी ऊतक होता है? उसमें एरियोलर संयोजी ऊतक होते हैं, एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू के बारे में बात करूँ तो ये त्वचा के नीचे स्थित होता है वसा के रूप में। और तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, जैसे महाभक्षाणु मास्ट कोशिकाएं, इसमें दिए नहीं है, पर मैं समझा दूं कि
तंतुकोरक में जो महाबच्चारों मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे लिए भक्षण का कार्य करते हैं, ये दूसरे जीवों को खा जाते हैं। मास्ट कोशिका के बारे में नहीं लिखा, पर मास्ट कोशिकाएं 3 टाइप से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है ये क्या करती है? ये वाहिनियों को फैलाने का कार्य करती है। जैसे ये कोई संकुचित है तो इसको ऐसे करके ऐसे फैला देती है, ठीक है। और अगर सिस्टोनिन की बात करूँ तो ये फैली हुई ऊतक को ऐसे करके चिपटा देती है, संकुचित कर देती है। हिपेरिन की बात करूँ तो ये क्या करता है? ये जो ब्लड में थक्के बनते हैं उसमें सहायक होता है। आगे देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये प्रायः उपकला के लिए आधारित ढांचे का कार्य करती है। बिल्कुल सही, मैंने पहले ही बता दिया। उपकला ऊतक के लिए जो संयोजी ऊतक सपोर्ट दे रहा है तो वो और कोई नहीं, एरियोलर टिश्यू ही है, एरियोलर ऊतक है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बायोलॉजी में। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आ रही है तो उसको कनेक्ट करके पढ़ते जाइए, ठीक है। इट मीन्स आपको टिश्यूज़ किस किस प्रकार के होते हैं उन सभी के इंग्लिश नेम्स आनी चाहिए। मैं आगे बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने जिस मास्ट कोशिका की बात की थी वो ये यहाँ पे उपस्थित है। वृहद बच्छाड़ू ये है, ये माइक्रोफेजेस है। तंतुरेशे ये है, इसमें कोलेजन और इलास्टिन उपस्थित होते हैं। ये कोलेजन लिखा है, कोलेजन रेशा, कोरक लिखा है, इसमें कोलेजन और रेशे उपस्थित होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मास्ट कोशिकाएं इसमें उपस्थित है, महाबच्छाड़ू है, तंतु है, कोरक है, कोलेजन है। अब मैं सेकंड पे उपकल वसा ऊतक पर आ जा रही हूँ। एडिपोज टिश्यू ये भी त्वचा के नीचे वसा के रूप में एकत्रित होता है। अगर मैं वसा फैट की बात करूँ तो ये क्या है? आप बोलेंगे जो शरीर से बाहर दिख रहा है मोटा भाग उसी को फैट बोलते हैं, ठीक भी है। ये क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, वो पच नहीं रहा, यूजेस में नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्टोर होता जा रहा है, फैट के रूप में दिख रहा है। वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे संपूर्ण भोजन का पाचन नहीं होता। कुछ भोजन वसा के रूप में, फैट के रूप में शरीर के पास एकत्रित होते जाते हैं। ये शरीर है, यहाँ ये क्या हो रहे हैं? एकत्रित होते जाते हैं और इसी को हम बोल देते हैं वसा ऊतक। वसा ऊतक जब आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी पड़ने पर हम भोजन नहीं कर पाते तो ये फैट क्या होता है? टूटता है। ये टूट करके हमारे शरीर को क्या करता है? भोजन की आपूर्ति को पूर्ण करता है, ठीक है। इसलिए हम बिना खाना खाए कुछ दिन तक सेफली रह सकते हैं। और त्वचा के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर के ऊतक में, ये मैंने जो बताया वही है कि वसा के रूप में परिवर्तित होकर के संग्रहित हो जाते हैं। बस हो गया। वसा संग्रह क्षेत्र, ये जो हमारे पास दिख रहा है ना वसा की संरचना, इसमें ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग क्या है? ये पूरा भाग वसा संग्रह क्षेत्र है। यहाँ पूरे में वसा संग्रहित होता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉट्स मैंने दिखाए हैं, ये केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और इसके ये जो बीच में है ये वसा संग्रहण क्षेत्र, और इसको वसा संग्रहण क्षेत्र को ये जो कवर कर रहा है ये प्लाज्मा झिल्ली। इसी प्लाज्मा झिल्ली में आप कहीं कहीं केंद्रक भी देख पा रहे हो, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मैं आगे चलती हूँ, थकती जा रही हूँ। सघन संयोजी ऊतक की बात करें तो सघन संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। हाँ,
सघन संयोजी ऊतक में एक नियमित हो गया, एक अनियमित हो गया। ओके, नियमित ऊतक में तंतुकोरक समांतर गुच्छों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देख सकते हैं ये कुछ ऐसे पहली क्या है, समांतर रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं तो ये हमारी कांड्रा जो कंकाल को पेशियों से जोड़ती है वहाँ पे पाई जाती है, और ये हमारे लिगामेंट स्नायु जो हमारी अस्थि को अस्थि से जोड़ती है वहाँ पे पाई जाती है। नियमित ऊतक क्या है, जिसमें कोशिकाएं एक नियमित रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये कांड्रा और स्नायु पाई जाती है। कांड्रा ये हमें अस्थि को, बोन को पेशी मसल से जोड़ती है। लिगामेंट्स की बात करें तो ये बोन टू बोन जोड़ती है। BLB इसको बोल सकते हैं, BLB बोन लिगामेंट बोन। लिगामेंट्स को स्नायु बोलते हैं। ये बोन लिगामेंट्स के द्वारा बोन से जुड़ी होती है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं BLB बल्ब के द्वारा। ठीक है, अब मैं अनियमित की बात करूं तो ये अनियमित प्रकार के होते हैं। तंतु और तंतुकोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग होता है। इनका अभिविन्यास अलग होता है। आप देख रहे हैं कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कुछ मतलब एक नियत नहीं है। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पे? यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम आ चुके हैं सघन नियमित संयोजी ऊतक। दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद हो गया, एक पीले हो गए। जल्दी देखते हैं, ये सफ़ेद जो है इसको कोलेजन बोलते हैं। गुच्छों के रूप में, बंडलों के रूप में स्थित होते हैं। मैंने पीछे पढ़ा दिया। तंतुकोरक समांतर रूप में तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक के नीचे एक व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि मैं सघन नियमित में बात कर रही हूँ जिसमें इलास्टिन और कोलेजन आती है। ठीक है, ये चपटी प्लेट या सीट बनाते हैं। ये त्वचा के नीचे डर्मिस पेशी की संयोजी ऊतक की और तंत्रिका रक्त वाहिकाओं की ट्यूनिका एडवेनेसिया और पेरिकार्डियम ड्यूटेरामेटर और डायामीटर रीनल कैप्सूल में होते हैं। यह दृढ़ होने से प्रत्यास्थ और सीमित होते हैं। बस आप ये सफ़ेद तंतु में जो है ये हमारा कोलेजन है। कोलेजन जो है बंडलों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, शाखित नहीं होते हैं, कतारों के रूप में होते हैं, के नीचे एक, और पतली चपटी सीट के रूप में होते हैं, और ये डर्मिस भाग में पाए जाते हैं और रक्तवाहिकाओं में पेरिकार्डियम में, ड्यूरामेटर में, रीनल कैप्सूल में, एडवेनेसिया में, इस सभी में पाई जाती है। अब मैं नीचे पीले में पहुंचती हूँ। पीले इलास्टिन संयोजी ऊतक प्रत्यास्थ इसको बोलते हैं। यह मुख्यतः अधिक शाखित पीले प्रत्यास्थ तंतु का जाल है। ये तंतुकोलक अनियमित रूप से बिखरे हुए से होते हैं। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, ये लिखा है ना, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं लिगामेंट्स होते हैं। ये ऊतक से बनी शोथ रुधिर वाहिकाओं की भित्ति को फेफड़ों, ब्रैंकियोल्स, श्वास नली, वोकल कॉर्ड, कंठस्तर, लैरिंक्स, ट्रैकिया, कार्टिलेज में होती हैं। इन ऊतकों में शक्ति लचीलापन प्रदान करती है। इलास्टिन शब्द समझो भी, इलास्टिक जो होता है, इलास्टिक छोड़ दो पूरे से अपने स्थान पर, बस वही है इलास्टिन, छोड़ने पर अपने स्थान में आ जाते, परंतु ये शाखित होता है, बटा होता है। ठीक है, आगे चलें। विशिष्ट संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज उपास्थि के बारे में समझते हैं। यह मृत कंकाली ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं उपास्थि अणु
स्वयं द्वारा स्रावित अधारती में छोटे छोटे गुहिकाओं में जिसको लैक्यूनी कहते हैं, लैक्यूनल्स कहते हैं, लैक्यूनी बोलते हैं। ये लैक्यून्स में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, बंद से होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्यून्स है बने हुए हैं, ये है कुछ इस तरीके से। और अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, अधार्थी, अनम्य, संपीड़न रोधी होते हैं। कशोर की भुड़ में एम्ब्रियो में उपस्थित होती है और बाद में ये अस्थियों में प्रत्यास्थित हो जाती है। आपको पता है, मैं इसको आगे बताऊंगी बहुत अच्छे से, पर ठीक है समझ लेते हैं। यहाँ पे गमन संचलन में थोड़ा बहुत है बट इतना नहीं, यहीं पे पढ़ लेते हैं। यह अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य क्या है अनम्य, यही इलास्टिन, लचीली होती है, संपीड़न रोटी, परंतु इसकी आधारती ठोस है। कशोर की भ्रूण में विद्यमान कोशिकाएं उपस्थियां वयस्क अस्थियों में विभाजित। परंतु जब मैं बात करूं कि कोई भी जीव बुढ़ी अवस्था में एम्ब्रियो में है, तब उसमें उपस्थित कार्टिलेज पाई जाती है जो बाद में ट्रांसफर होकर के बोन बना लेती है। बस हो गया, ये है दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर छोटे छोटे लैक्यून्स में गुहिकाओं में व्यवस्थित है बंद रूप से, बस यही है। ये छोड़ दो, ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं आता। अस्थियों की बात करें तो बोन की बात करें, अस्थि कोशिकाएं जो हैं वो ऑस्टियोसाइट्स अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में स्थित होती हैं, अस्थि ठोस बनाती हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक इनका अनम्य आधात्री कोलेजन तंतु कैल्शियम फास्फेट लगभग 65% पाया जाता है हमारी अस्थियों में, ठीक है। और अस्थि को मजबूती प्रदान करती है। ये सब अस्थियों के बारे में यार हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, नहीं जानते बट बहुत सारी चीज़ें पता है। जैसे अस्थियाँ कठोर होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं और ये ठोस होती हैं, इनमें लचीलापन नहीं होता और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता होती है। यह शरीर के मुख्य ऊतक की शरीर के कोमल ऊतक को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। हमारे ऊपर जो है वो तो स्किन लगी हुई है ना, मेन स्ट्रक्चर तो हमारा बोन ही हमें दे रहा है। ये सहारा सुरक्षा प्रदान कर रही है। पैरों की अस्थियों में लंबी अस्थि जो है वो क्या करती है, वाहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशियों से जुड़ करके परस्पर क्रिया प्रदान करती है। कुछ अस्थियाँ अस्थि मज्जा रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करती हैं। ब्लड बोन बैरियर्स राल अस्थि मज्जा ब्लड बोन मैरोस की बात करें तो यहाँ पे हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये हमारे पास अस्थियाँ दी हुई हैं, इसके अंदर एक ही लैक्यूना होता है, जबकि यहाँ कई सारे एक लैक्यूनस में कई सारे कार्टिलेज उपस्थित हुए। जबकि बोन्स की बात करें तो एक ही ऑस्टियोब्लास्ट्स के अंदर एक लैक्यून के अंदर एक ही बोन्स उपस्थित होती है। हैवर्सन नलिका के बारे में बताया कि इनमें हैवर्सन नलिकाएं होती है, इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से बना भी हुआ है और यही इन्हीं के माध्यम से जो है हमारे अंदर का जो ब्लड है वो सप्लाई हो रहा है। इनमें हैवर्सन नलिका तंत्र जो है वो स्तनियों को छिद्रयुक्त अस्थियों में नहीं पाया जाता। हाँ, जहाँ पे टूटी होगी अस्थि है वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से रक्त और परिसंचरण में समझेंगे, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। मैं बता दे रही हूँ हल्का हल्का कि संयोजी ऊतक में जो ब्लड है वो कोशिका द्रव, रुधिर, श्वेत रुधिर, पट्टिकाणु, प्लेटलेट, WBC, RBC पाए जाते हैं। ये परिसंचरण तरल है जो कि पदार्थों को परिवहन करते हैं। ये क्या है WBC, ये क्या है पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, ये क्या है WBC, ठीक है। थोड़ा बहुत पेशियों के बारे में समझ लेते हैं। क्या है पेशियाँ, हमारे शरीर का वहन करती, लगभग 40 से 50% भाग हमारे शरीर का बनाती, गमन संचलन में सहायक है। पेशियों के बारे में हम डिटेल में गमन संचलन में समझेंगे। ये यहाँ पे 3 प्रकार की पेशियाँ दी हुई हैं, हल्का हल्का मैं बता दे रही हूँ। एक कंकाली है, एक चिकनी है, एक हृदय पेशियाँ हैं। कंकाली पेशियाँ कंकाल से संबंधित होती है। चिकनी पेशियाँ हमारे अंगों से, बाहरी अंगों से, आंतरिक अंगों से
संबंधित होती है। हृदय पेशियाँ हृदय संबंधित, मैं डायग्राम से बता दे रही हूँ। कंकाली पेशियाँ बाहरी अंगों से संबंधित है, कंकाल से जुड़ी होती है। ये कैसी होती है? ये शाखित होती है, परंतु ये अशाखित होती है, परंतु ये रेखीय होती है। बेलनाकार होती है, समांतर रूप में व्यवस्थित होती है, कठोर आवरण बनाती है और इनका केंद्रक जो है वो प्रतिभाग में उपस्थित होता है। और इसके चिकनी की बात करें तो ये आंतरिक अंगों में उपस्थित होती है, हमारे आमाशय आंतरिक सतहों में पाई जाती है, जहाँ पे आंतरिक अंग पाए जाते हैं। हृदय पेशियाँ बात करें, अगर मैं कंकाली की बात करूँ तो ये कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, जबकि चिकनी और हृदय पेशियाँ नैच्छिक होती है। इसे हम अपने मन के हिसाब से नहीं चला पाते। ये शाखित भी है और रेखित भी है। जबकि चेतनीय पेशियों की बात करें तो ये ना ही शाखित है और ना ही रेखित है। इनमें केंद्रक जो है एक केंद्रीय होती है, इसमें एक केंद्रीय है। ये तर्करूपी संरचना है, ये बेलनाकार। और हम आगे आपको डिटेल में बता देंगे। तंत्रिका तंत्र, आपको पता होगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है? तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है? जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुकूलशीलता रिस्पॉन्सिव के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में तंत्रिकाकाय, साइटोन और सोमाकाय और तंत्रिका ऊतक के दो प्रवर्ग होते हैं, ध्रुवक डेंड्राइट्स और एक्सोन होते हैं। और तंत्रिका का एक शाखाओं के गुच्छ में होता है, अंतःस्थ शाखाएं होते हैं, अतिरिक्त एक्सोन डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाबद्ध कोशिकाएं न्यूक्लियल सेल्स होती है, जो 50% से अधिक बनाती हैं, आधार और रक्षा का काम करती हैं। संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड, ठीक है? माइलिन आवरण युक्त होती है उसे माइलिनेटेड बोलते हैं। माइलिन आवरण जिसमें अनुपस्थित होते हैं उन्हें नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। इनमें रेनियोर के नोड्स पाए जाते हैं, जहाँ पे कोई भी इसके उपस्थित नहीं होता, खाली स्थान होते हैं, वहाँ पे रेनियोर के नोड पाए जाते हैं। माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता, ये स्वतः तंत्रिकाओं में पाई जाती है। आच्छादहीन जो है उनमें माइलिन नहीं पाया जाता। अंग तंत्र की बात करें तो ये हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे बता दूंगी। केंचुआ हमारे सिलेबस से हट चुका है, अब केंचुआ नहीं पढ़, ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, कैसा लग रहा है मेरी वीडियो को देख करके, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी बताइए, कमेंट करिए। एंड मैं नेक्स्ट में कॉकरोच के बारे में बताती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।